हेलो हेलो, आवाज आ रही ना? सॉरी, माइक ऑन करना भूल गया था मैं। ठीक है, तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? अगर कोई पूछता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नॉट इंडियन एमपी इकोनॉमी, तो यू कैन राइट सम पॉइंट्स फ्रॉम दिस स्लाइड। ओके, तो आप ये देखो, मध्य प्रदेश इज एग्रेरियन स्टेट, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द जीवी ऑफ 47%। तो अगर आप ट्रेंड की बात करोगे एमपी इकोनॉमी का, अगर आप ट्रेंड देखोगे, तो अर्लियर इन 2011-12, ठीक है, 34% ऑफ जीवीए इज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। ठीक है, बट आप एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस आज के समय में देखो इंडियन इकोनॉमी में, तो वो इंपॉर्टेंस कितना हो गया कि भाई 34% से डायरेक्ट 47% कंट्रीब्यूशन हो गया प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर का। तो इट इज अ इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन ऑफ MP economy agriculture. That's why MP is a agrarian state. Okay, so number one point in regarding the features of MP economy, the first and the most important point, और आपको फिर ये डाटा से अपने पॉइंट को वैलिडेट भी करना होगा। एंड दिस इज द डाटा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 22-23, ये लेटेस्ट का डाटा दे रहा हूं मैं आपको। 22-23 में भी बात 20-21 की करी है। ओके, तो जो मुझे मिला मैंने आपको दिया है। ओके, तो यू हैव टू राइट योर सोर्स ऑल्सो। कोशिश करना कि अगर कहीं आपको सोर्स पता है ना, तो उसका सोर्स लिख देना है। कोई लेटेस्ट डाटा जैसे मैं दे रहा हूं तो मैं आपको बताता जाऊंगा सोर्स, आप लिखते जाना कि ये सोर्स था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट नंबर वन। ओके, एट करंट प्राइस, अब जीएसडीपी की वैल्यू देखो आप करंट प्राइस पे। एट करंट प्राइस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज एस्टिमेटेड 150 बिलियन यूएस डॉलर या 151 बिलियन यूएस डॉलर। हमारा किस पे है? ये करंट प्राइसेस पे है। तो ये क्या ये सही पिक्चर दिखाएगा जीडीपी की? कब दिखाएगा ये सही पिक्चर? कांस्टेंट प्राइस पे अगर कर दिया, अगर कांस्टेंट प्राइस पे अगर ये डाटा हम लेंगे, तब फिर पता चलेगा कि बेस ईयर से कितना इंक्रीज हुआ, जीडीपी कितनी डिक्रीज हुई। बट ईयर ऑन ईयर आप देखो तो करंट प्राइसेस पे भी अब हमारा 150 बिलियन है। ठीक है, 22-23 का। और ये भी हमको कहां से मिला है डाटा? फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 22-23, जो लेटेस्ट का इकोनॉमिक सर्वे है वो ये बोल रहा है। ठीक है, तो एनुअल ग्रोथ रजिस्टरिंग एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 10% ओवर, तो ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात है। मतलब जो 2021 का फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो जीडीपी थी एट करंट प्राइसेस, वो 2022 में उससे 10%, 150 बिलियन हो गई। 10% का ग्रोथ हुआ। ठीक है, अब इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट नहीं करा है इकोनॉमिक सर्वे ने भी, तो हमको भी जरूरत नहीं है करने की। बट एक क्या हो गया कि यस वी हैड अ एट नॉमिनल रेट अवर जीडीपी ग्रो एट 10% इन द प्रीवियस ईयर। ईयर ऑन ईयर की अगर आप बात करोगे तो एनुअल ग्रोथ 10% की रही। इट इज वेरी डिसेंट ग्रोथ। बट अगर आप इस पे इन्फ्लेशन लगा दोगे ना, तो फिर ये नंबर थोड़े से कम दिखेंगे आपको। पर ठीक है, ओवरऑल एक अच्छी पिक्चर भी पेंट करनी है हमको एग्जामिनर की आंखों में एमपी की, है ना? हर बार नेगेटिव इमेज नहीं शो करना। तो ठीक है, उसके अलावा व्हाट इज नेक्स्ट? आप ये देखो, वी आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मध्य प्रदेश इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि फ्यूल, मिनरल्स, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। अब फ्यूल का मतलब ये मत समझ लेना कि यार अपने यहाँ तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है, ऑयल का कोई सोर्स नहीं है एमपी में। बट ऑयल के अलावा भी तो सोर्सेज है। वी आर रिच इन बायोगैस, बायोगैस जो बना रहे हैं, कोल, वी आर रिच इन कोल, जिससे हम आगे चल के फ्यूल बनाएंगे। और इसके अलावा भी आप ये देखो, जो लकड़ी वगैरह जो आपके ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं फ्यूल के, विंड एनर्जी भी काफी रिच है। ठीक है, तो एमपी इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, फ्यूल, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी। आगे चल के इसको देखेंगे हम एक बाय एक, वन बाय वन। ठीक है, इसके अलावा एक और पेक्यूलियर फीचर है एमपी का, जहां पर हमको पूरे इंडिया में एज है। इट इज रिगार्डिंग द डायमंड प्रोडक्शन। पूरे इंडिया का 90% से ज्यादा जो डायमंड प्रोड्यूस होता है वो एमपी में होता है। यू हैव टू राइट दिस फिगर, मोर देन 90% ऑफ द डायमंड प्रोडक्शन इज इन एमपी। जो हमारी पन्ना में जो डायमंड माइंस है, पन्ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, पन्ना में जो डायमंड माइंस है, वहां से आप 90% से ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हो डायमंड का। तो इंडिया में वन ऑफ द मेजर डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इज मध्य प्रदेश। ओके, डायमंड प्रोडक्शन आप ये देखो, 25,000, मोर देन 25,000 टन्स इन 2019-20, काफी सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन रहा। तो ये फिगर मोर देन 90% ऑफ इंडिया टोटल प्रोडक्शन था 2019-20 का। ओके, ये गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स है, गवर्नमेंट की साइट से लिया है मैंने, एमपी गवर्नमेंट की साइट से वाला डाटा। तो ये याद रखना, अराउंड 25,000 टन्स, और नॉट टन, सॉरी, टन्स, कैरेट। टन्स के बाद ये डायमंड का जो मेजरमेंट यूनिट है आप कैरेट में करते हो, 25,000 कैरेट।
ठीक है। उसके अलावा अब आप ये देखो, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपको ये वाला प्रीवियस ईयर में 2-3 बार आपसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में पूछ चुके हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस टाइप से। तो आप ये देखो, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैंने कल आपको इंडियन इकोनॉमी क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसको एक बार आप स्लाइड देखना। अपकमिंग थीम बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर कमिंग इन एमपी नियर जबलपुर, ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क इन इंदौर एंड फूड पार्क एट मल्टीपल लोकेशन, एम टू प्रमोट सेक्टोरल ग्रोथ। तो अगर इंडियन इकोनॉमी को आप बोलो व्हाट इज द फैक्टर विच इज पुशिंग अप द इंडियन इकोनॉमी, तो यू कैन राइट दिस पॉइंट कि वी आर सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रॉपरली डेडिकेटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, जहां पर आप प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट करो चीजों को, ठीक है, बाहर एक्सपोर्ट करो, इकोनॉमी ग्रो करे आपकी। तो ये देखो, ये अलग अलग पार्क अपन सेटअप करने वाले हैं एमपी में। और इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए अभी जो आपकी प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था ना, वहां पर इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, तो वहां पर लोगों को एनकरेज करा गया कि ये जो हम एसईजेड खोलने वाले हैं, आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करो। तो यू राइट दिस पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग अवर इकोनॉमी करंट सिनेरियो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत छोटे छोटे आपको लग रहा होगा, बहुत बेसिक पॉइंट है, बट ये आपको नंबर दिलाएंगे। डायरेक्ट आप लिखना ये सब पॉइंट, ठीक है। तो फूड पार्क एट मल्टीपल लोकेशन एंड इंडस्ट्रियल पार्क एट इंदौर, ठीक है। नाउ यू सी, तो ये देखो, ये बनने वाली है जबलपुर के आसपास इंदौर फूड पार्क। जैसे फूड पार्क देवास में बन रहा है आपका, और भी अलग अलग जगह बन रहा है फूड पार्क्स। तो ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फूड पार्क्स, आप ये देखो, फूड पार्क्स बहुत सारी जगह क्यों बन रहा है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर में कॉन्सेप्ट होता है ना, फॉरवर्ड लिंकेज, बताऊंगा आपको आगे चल के, अभी हम पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए बहुत जरूरी है कि भाई जो आपके पास प्रोडक्शन हो रहा है, उससे आप कुछ मीनिंगफुल एंड प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करो। अगर आप एज इट इज गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उतना फायदा नहीं है, बट आप गेहूं से आटा बना रहे हो, उससे ब्रेड बना रहे हो, फिर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा। तो इसके लिए फिर हम ये क्या कर रहे हैं कि फूड पार्क बनाओ बहुत सारी जगह। आप रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, क्योंकि एमपी इज एग्रेरियन स्टेट, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा पॉइंट है, द स्टेट इज रिच इन मिनरल्स एंड हैज द हाईएस्ट स्टोन, डायमंड एंड कॉपर रिजर्व्स इन इंडिया, नॉटविथस्टैंडिंग नोटवर्दी रिजर्व ऑफ कोल बेड, मीथेन, मैंगनीज एंड डोलोमाइट। तो ये देखो, अगर आप फ्यूल की बात करोगे, अगर आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की भी अगर आप बात करोगे, तो वी हैव दिस कोल बेड मीथेन, ठीक है, अ क्लीनर फ्यूल, कोल्ड बेड मीथेन कंपैरेटिवली अ क्लीनर फ्यूल। ये भी एमपी में है। मैंगनीज का प्रोडक्शन भी हो रहा है, डोलोमाइट की खदानें भी हैं, ठीक है। तो यू सी वी हैव अ वेरी रिच नेचुरल रिसोर्सेज इन एमपी, मिनरल रिसोर्सेज। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है, एमपी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एमपी की इकोनॉमी का, ठीक है। Now, the state is home to over 280 pharmaceutical unit operating in the industrial areas of Devas, Indore, Pitampur, Mandideep and Malampur. ये एक पता आपको, जैसे एमपी का जो इंडस्ट्रियल एरिया है पीथमपुर और आपका मंडीदीप, पीथमपुर और मंडीदीप इज अ हब फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ऑल ओवर इंडिया में पीथमपुर और मंडीदीप का नाम चलता है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन है ये एरियाज का। इवन जो वर्ल्ड की बिगेस्ट एमएनसीज है, जैसे माइलान फार्मा हो गया आपका, ठीक है, जीएसके, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटाज विंटाज, दीज आर ऑल सिचुएटेड हियर। और जो अपना प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही कर रहा है, इंडिया में तो बहुत कम आ रहा है इनके प्रोडक्ट। तो बड़ी बड़ी एमएनसीज के यू विल सी द प्लांट्स इन दस इंदौर, पीथमपुर एरिया एंड मंडीदीप एरिया, दे आर द इंडस्ट्रियल हब, फार्मास्यूटिकल हब्स ऑफ एमपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये देखो, देवास इस टाइप से इंडस्ट्रियल पार्क डाल दिया मंडीदीप में, ठीक है। मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपीएसआईडीसी, इज द नोडल एजेंसी फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन द स्टेट, ठीक है। तो विच इज द नोडल एजेंसी फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन एमपी, एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जैसे पन्ना की जो माइंस है, जो आपकी माइंस वगैरह का जो काम देखती है ना, जिसको रेगुलेट करते हैं, वो ये एजेंसी रेगुलेट करती है, ठीक है, जैसे पन्ना डायमंड माइन। तो ये आप याद रखना, एमपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये एक पीएसयू है आपकी, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई एमपी एसआईडीसी, ठीक है। इट इज द सेंट्रल पॉइंट टू कोऑर्डिनेट, एक्टिवेट एंड एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। नाउ एज ऑफ अगस्त 22, मध्य प्रदेश हैज टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन। एक चीज और सुनो यहाँ पर, ये तो देखो, आपने ये देखा कि अभी तक, जैसे प्रीवियस स्लाइड्स को देखो आप,
तो जैसे हमने स्टार्ट करा, अलग अलग सेक्टर की थोड़ी थोड़ी बात हमने एक इंट्रोडक्शन में डाली। जैसे कि ये सब पार्ट हो गया क्या आपका प्राइमरी सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर के कुछ फीचर्स देखे हमने, ठीक है, ये सब प्राइमरी सेक्टर से हो गया। प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए या आपकी ओवरऑल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए एक ये फीचर्स भी इंडियन इकोनॉमी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी में। फिर आप यहाँ पर आ गया, ये वाला क्या हो गया आपका, ये भी प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या माइनिंग से रिलेटेड हो गया, कि माइनिंग से रिलेटेड भी कुछ फीचर्स देखे हमने, मिनरल इंडस्ट्री। फिर ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जो रिलेटेड पॉइंट है थोड़े से हमने यहाँ पे ये देखे, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक और इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी रिसोर्सेस या एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। उससे रिलेटेड क्या एमपी इकोनॉमी की खासियत है, एमपी की क्या खासियत है, तो आप यहां पर देखो कि हमारी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 25,092 मेगावाट है, ठीक है, जिसमें कि 7,000 जो है आपकी स्टेट यूटिलिटीज की है, 6,000 के आसपास आपकी सेंट्रल यूटिलिटीज, और देखो आप प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी ये इतनी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं लोग। तो एक टोटल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी, ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं ऐसा कि मध्य प्रदेश की टोटल पावर या टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो ये है अराउंड 26,000 मेगावाट या 25,000 मेगावाट। 25,000 के आसपास का जो फिगर रहेगा उस पर आपको टिक करना पड़ेगा। इतनी कैपेसिटी है मध्य प्रदेश की अभी इस समय, पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो जैसे कल ही बात करी, जैसे अभी प्रीवियस ईयर का जो बजट आया था ना, उसमें हमारे जो गवर्नर साहब है उनने ये बोला था कि पहले क्या, आज से 20 साल पहले मध्य प्रदेश इज अ पावर डेफिसिट कंट्री, राइट। आपने देखा होगा लाइट रहती नहीं थी यूजुअली, और अब हम पावर सरप्लस में आ गए हैं। तो पावर सरप्लस में आ गए तो कितनी पावर हमारी टोटल है, तो ये इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 25,000 मेगावाट के आसपास हमारी पावर कैपेसिटी है इस समय एमपी की, ठीक है। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट स्टूड एट यू नो 3,770 मिलियन डॉलर, एक स्टैंडर्ड फिगर है, डॉलर यूज करते हैं इन फाइनेंशियल ईयर 23 अंटिल अगस्त 22, ठीक है। ये भी आपका लेटेस्ट डाटा है, गवर्नमेंट साइड से लिया है, एमपी गवर्नमेंट की साइड से लिया है मैंने। तो हमारा एक एक्सपोर्ट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, अगर कोई पूछे तो यू कैन से यस अ सिग्निफिकेंट, वी हैड अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम एमपी। बट फिर भी आप ये देखो ये मिलियंस में ही है, अभी बिलियंस में नहीं है एमपी का एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट उतना हो नहीं रहा है जितना हमको करना है, तो फिर पुश भी यहीं पे यही है, जो लोगों को बुला बुला के हम इन्वेस्ट करा रहे हैं एमपी में, वो भी इसलिए करा रहे हैं ताकि ये फिगर ऊपर जाए हमारा, बिलियंस में तो आए कम से कम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ डीआईपीपीटी, ठीक है, डीपीआईआईटी, जो हमारा एफडीआई इन्फ्लो है मध्य प्रदेश में वो 508 मिलियन यूएस डॉलर के अराउंड है। 3 साल में इतना एफडीआई एमपी में आया। आप ये सोचो एमपी में, इंडिया में ऑल ओवर बिलियंस ऑफ डॉलर एफबीआई आता है, बिलियंस ऑफ डॉलर में एफडीआई आता है हर साल। और आप एमपी का फिगर देखो, लास्ट 3 इयर्स में, लास्ट 3 इयर्स भी नहीं है, 2.5 इयर्स में सिर्फ 500 मिलियन डॉलर के आसपास ही एफडीआई आया। तो यहां पर भी हमारी कोशिश क्या है, इन्वेस्टर समिट वगैरह करा करा के कि इस फिगर को ऊपर ले जाना। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी है और कुछ फैक्ट भी है, तो इन्हीं सबको हमको एड्रेस करना है आगे चल के। तो कोशिश भी यही चल रही है कि ये सब जो लिमिटेशन है इस टाइप की, इसको आप एड्रेस कर सको। तो ये डाटा आप लोग याद रखना, कहीं लिखते जाओ, ये डाटा आपको बहुत काम आएगा आगे चल के, हर जगह बहुत सारी जगह आप ये डाटा लिख सकते हो। सम ऑफ द, हाँ, अब जैसे कि क्वेश्चन आ गया एक डायरेक्ट, यहां से एक क्वेश्चन ही निकल जाएगा इस स्लाइड से आपका, एक और क्वेश्चन कि व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट मध्य प्रदेश एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल का, इस साल जो मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों, अभी रिसेंटली प्रवासी भारतीय दिवस निकला है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ऑल ओवर इंडिया से डिग्नेटरीज आए हैं और उन्होंने भाषण दिए, बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। तो ये वाला आपका जो स्लाइड है, एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली इससे निकलना। तो उसमें आपको क्या लिखना है, यू सी, यहां पर भी मैंने कुछ अपने मन से पॉइंट नहीं बनाए, डायरेक्ट गवर्नमेंट की साइड से उठाया मैंने पॉइंट। तो आप ये देखो अगस्त 2022 में नितिन गडकरी जी जो है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, इन्होंने क्या करा, एक जैसे आपको इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन अच्छा दो, एक मेजर लिमिटेशन ट्रांसपोर्टेशन की भी है एमपी में, तो फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही आए थे और उन्होंने बोला कि यू सी 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 119 किलोमीटर के वो एमपी में हम बनाने वाले हैं। तो एक अच्छा पॉइंट है, आपको फिगर भी लिखने पड़ते हैं। तो ये देखो 119 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनने वाले हैं एमपी में 23,000 करोड़ रुपए के, जिसका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो देखो 23,000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट आया इंदौर में, ठीक है। तो एक ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद इंदौर एंड भोपाल एयरपोर्ट आर द बिजिएस्ट इन द स्टेट। तो आपने क्या करा है, पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है, आपने
जो फ्लाइट है, पैसेंजर ट्रैफिक है, आपने ऐसे इनिशिएटिव लिए एमपी में ताकि फ्लाइट डायरेक्ट कनेक्टिविटी बढ़े बहुत सारी जगह से। तो भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट को आपने ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल सिटीज से भी आपने जोड़ा, ताकि ट्रैफिक बढ़ेगा तो फिर यही है, बिजनेसमैन को थोड़ी इजी रहेगा कि आप यहाँ पर आओ और चीजों को देख सको। तो दिस इज ऑल्सो गुड इनिशिएटिव कि आपने एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट भी स्टार्ट करा और यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ाया। तो दिस इज अ नंबर रिगार्डिंग दिस, ठीक है। पैसेंजर ट्रैफिक एट इंदौर एयरपोर्ट रीच्ड more than 1 lakh with an overall movement of more than 10,000 aircraft. In the same period, passenger traffic at Bhopal stood at more than 4 lakh with movement of more than 5,000 aircraft. Okay. Then the state is home to 5 operational SEZs. ठीक है, तो 5 SEZ एमपी में, इंडिया में टोटल 220 से ज्यादा ऑपरेशनल SEZs हैं। आप सोचो अपनी स्टेट में कितनी है अभी, 220 पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, और यहाँ पर अभी सिर्फ 5 ही बना पाए। बट ठीक है, 5 है तो इसको बढ़ाना है अपने को। बट ठीक है, ये एक इनिशिएटिव है कि आपने क्या करा है, 8 नोटिफाई और करी है अभी, ठीक है, एंड 12 आर फॉर्मली अप्रूव्ड। तो 12 अप्रूव हो चुकी है, 5 ऑपरेशनल है और 8 और आपने नोटिफाई करी है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 12 8 25 हो जाएंगी आगे चल के। 25 25 इज अ गुड नंबर फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो यू कैन मेंशन दिस पॉइंट आल्सो इट द इनिशिएटिव टेकन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। Okay. Also, some of the major initiative taken by government are, एक जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है, स्टूड एट 13%। तो आप ये देखो, हमारा एट करीबन 5,000 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है एमपी का, उसका 1/4 तो आपने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट से निकाल लिया। तो इट इज अ इंपॉर्टेंट कॉर्नर स्टोन। ये इसको आप इनिशिएटिव, इसको आप आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, ठीक है। ये मतलब वही फार्मर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया आपका, क्योंकि क्या बात है ना, फार्मा इंडस्ट्री जैसे पीथमपुर एरिया, मंडीदीप एरिया में जो फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, उनका मेन काम ये है कि वो इंडिया में अपना माल नहीं बेच रही है, ज्यादातर एमएनसीज फॉरेन भेज रही हैं। इसी कारण ये देखो, यू हैव हियर अ सिग्निफिकेंट पोर्ट नंबर हियर फॉर एक्सपोर्ट, ठीक है। अब मध्य प्रदेश हाउसेज वन ऑफ द लीडिंग ऑटो क्लस्टर्स ऑफ इंडिया एट पीथमपुर नियर इंदौर एंड एट मंडीदीप नियर भोपाल। ये ऑटो क्लस्टर मतलब क्या हुआ, हाँ, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का क्लस्टर, मतलब यहां पर पीथमपुर और मंडीदीप एरिया में आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिल जाएंगे। इट इज वन ऑफ द मेजर हब। तो यहाँ एक ये भी एक इनिशिएटिव है ना भाई, आपने ऐसी सुविधाएं दी कि दे केम हियर एंड सेट अप देयर प्लांट। तो इट इज वन ऑफ द मेजर ऑटो हब ऑफ इंडिया। तो पीथमपुर ऑटो क्लस्टर हैज बीन एन इमर्जिंग ऑटो हब ऑफ सेंट्रल इंडिया। द ऑटो क्लस्टर हैज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, ये नंबर से लोगों को बहुत मजा आता है आप लोगों को, तो लो नंबर भी ले लो, मोर देन 97,000 करोड़, ठीक है, एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स वर्थ 196 मिलियन। देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट कम क्यों है, कोई बता सकता है? यूजुअली देखो अराउंड 13 बिलियन डॉलर का हमने इन्वेस्टमेंट करा है ऑटो क्लस्टर में पीथमपुर में, और उसके बैक एंड में हमको जो एक्सपोर्ट वैल्यू आ रही है वो 197 मिलियन डॉलर ही एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया की खुद की ऑटोमोबाइल डिमांड इतनी है, हम कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, पहले खुद का तो पुरा लें। अभी इस समय पिछले ईयर में रिकॉर्ड सेल करी है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर आपका ये अभी फिस्कल ईयर खत्म होने वाला है, इसमें टाटा, मारुति, जो इंडियन ब्रांड्स हैं, इवन होंडा, दे हैड रिकॉर्डेड देयर रिकॉर्ड सेल्स। अभी तक सेल नहीं हुई थी इतनी इतनी इस बार करी है। तो हम खुद ही खपा ले, इसलिए एक्सपोर्ट कम है अभी। हाँ, स्क्रैपिंग पॉलिसी, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। एक मिनट, एक और चीज यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आप एक याद रखना, जैसे एक मिसलेनियस पॉइंट टाइप का हो जाएगा आपके लिए, कि अभी क्या हुआ, पर देखो पिछले साल मैंने बोला रिकॉर्ड सेल हुई ऑटोमोबाइल की, कार्स वगैरह की। इस साल का जो प्रिडिक्शन आया है इकोनॉमी में, वो आया था कि इस बार लोग ना स्लो, इस बार मंदी रहेगी ये वाले बाजार में, ऑटोमोबाइल बाजार में लोग बाग अब ज्यादा शॉपिंग नहीं करने वाले। उन्होंने एक ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है, कि इस बार जो पिछली बार रिकॉर्ड सेल हुई थी उसके एवज में इस बार सेल इतनी होने नहीं वाली, बहुत कम नंबर्स रहने वाले हैं। तो इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफी परेशान हो गए थे वो लोग। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी पीछे बैकवर्ड नहीं चाहता, सब चाहते ग्रोथ होती रहे। तो अब क्या होता, अगर अगर इस बार ग्रोथ का अगर फोरकास्ट कम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इस बार फोरकास्ट ये है कि इस बार ज्यादा व्हीकल्स नहीं बिकने वाले, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम करेंगे। प्रोडक्शन कैपेसिटी कम करेंगे तो वर्कर्स को निकालेंगे,
जॉब लॉस का एक बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा इससे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा यहाँ पर, गवर्नमेंट ने फिर इसको पुश करने के लिए भाई चलो, अगर यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ने इसको आप क्या बोलोगे, एक फिस्कल स्टिमुलस टाइप का बोल सकते हैं इसको। गवर्नमेंट ने क्या करा इस बजट में, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि गवर्नमेंट ने भी ये रिपोर्ट पढ़ ली, तो अब जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डर था कि ज्यादा व्हीकल नहीं बिकने वाले, इस चक्कर में वो अपने वर्कफोर्स कम करने वाले थे, तो अब यहाँ पर बजट में ये वाली बात कर दी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हम काफी सारे व्हीकल, जो जितने भी मेजर गवर्नमेंट की जो गाड़ियां वगैरह होती जो पुरानी होती जा रही हैं, उन सबको हटा के हम नई गाड़ियां देंगे सबको, ताकि इनको स्टिमुलस मिल पाए और ये अपनी वर्कफोर्स को निकाल ना सके। और दूसरी चीज ये कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बूस्ट मिलेगा, गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए और गवर्नमेंट ऑफिस में गाड़ियां खरीदेगी। तो दूसरा, इन कंपनीज को भी इंसेंटिव रहेगा कि अभी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना के बेचे, क्योंकि रेडीमेड खरीदार है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर फिर ये एक स्टिमुलस का तरह काम करने वाला है कि चलो सेल्स की अगर आपको डाउन होने की उम्मीद है तो यहाँ से गवर्नमेंट इनको सपोर्ट देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ये भी एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होने वाला है गवर्नमेंट का, देखा जाए तो ये फिस्कल डेफिसिट पे स्ट्रेन डालेगा। बट क्या इस मूव से इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्या, इस मूव से इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई, महंगाई बढ़ने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऑलरेडी उन्होंने उम्मीद लगा ली थी कि मंदी आने वाली है, कम बिकने वाले हैं। तो अब अगर गवर्नमेंट ज्यादा खरीदेगी तो इसका मतलब ये होगा उस चीज को ओवरकम होगा पहले तो इस चीज में अभी वो एकदम से प्राइस अब नहीं बढ़ाएंगे अभी अपने मतलब, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन का एक मेजर फैक्टर ये होता है प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा हो जाए, या डिमांड कम है, ठीक है, और हाँ, अगर प्रोडक्शन कम है और डिमांड एकदम से ज्यादा हो गई तो महंगाई बढ़ने लगती है। तो अभी तो अपने यही आ रहा था कि प्रोडक्शन तो उनका बराबर था, डिमांड कम हो रही थी, जो फोरकास्ट आया था, तो गवर्नमेंट ने उस डिमांड को भी इक्वल ला के रख दिया। तो इन्फ्लेशन के चांसेस, ये वाला मूव इन्फ्लेशनरी नहीं होगा अभी गवर्नमेंट का कुछ हद तक, फिर आगे पता चलेगा। तो दिस इज रिगार्डिंग द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन कौन है, इशरत और कौन है लाइव, तनु, आनंद, समझ आ रहा है ना, यहां तक समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है? ये सिर्फ फीचर्स है, आपको लिखने हैं इसमें, मतलब ज्यादा कुछ समझाने वाला है भी नहीं, जो फीचर्स है इकोनॉमी के वो है। कोई दिक्कत है तो पूछो, वरना आगे बढ़ते हैं। बस ये वाली स्लाइड खत्म करते हैं, 2 स्लाइड बची है, फिर कल देखेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है आज की क्लास का, नेक्स्ट क्लास भी। ठीक है, तनु व्हाट अबाउट यू, जल्दी बताओ तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो, है ना। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क इन उज्जैन। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क एट बगरोद, बैरसिया इन भोपाल एंड सोलर प्लांट इन सागर, वेरी इंपॉर्टेंट। सागर एक लैंडलॉर्ड, आपसे एमपीपीएससी में एक बार पूछ लिया था कि सागर में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया जाता। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं कि अब सागर इज द हार्ट ऑफ एमपी एंड सागर इज आल्सो हार्ट ऑफ इंडिया, एमपी इज द हार्ट ऑफ इंडिया और एमपी का भी हार्ट सागर है। तो वहां कनेक्टिविटी का सबसे ज्यादा इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू बहुत ज्यादा है सागर में। एक तो कनेक्टिविटी नहीं है, दूसरा स्किल्ड लेबर नहीं है। ठीक है, उसके कारण सागर एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बढ़ नहीं पाया, दूसरा क्राइम रेट भी सागर का फ्रॉम द एंशिएंट टाइम काफी हाई रहा है। तो ये सारी चीजें पीछे धकेलती है इन्वेस्टमेंट को। तो दैट वाज फॉर सम अदर डे, हम डिस्कस करेंगे। बट आप ये समझो कि ऐसे लैंडलॉक्ड एरिया में भी सागर एक बहुत सेंटर वाला पॉइंट पड़ गया, तो अब वहां को भी, हाँ, मैं भी सागर से हूँ। सागर में कहाँ से हो? दीन मकरोनिया में रहते हो? मैं भी, ये बटालियन है ना, बटालियन में। हाँ, ठीक है, तो सागर जैसी जगह में सिर्फ एक ही इंडस्ट्रियल एरिया है सागर में, एक एरिया चनाटोरिया करके, वहीं आपको 2-4 इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सागर में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है नहीं। और आप ये देखो, सागर के साथ एक और दिक्कत ये रही है कि सागर ने से ना बहुत सारे पॉलिटिशियन निकल के आए हैं। तो पॉलिटिशियन के बीच आपस में जो आपकी कश्मकश रहती है, उसके चक्कर में भी चीजें आगे नहीं बढ़ पाती कई बार, यू नो, ईगो क्लैशेस। अभी भी आप ये देखो, सागर में एमपी के एक मिनिस्टर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपको सागर एरिया से मिल जाएगा। तो पॉलिटिक्स ज्यादा है। तो पॉलिटिक्स जैसे झारखंड के केस में रिसोर्स कर्स है, सबसे ज्यादा रिसोर्स। हाँ, और ईगो भी रहता है, एक तो जमीन उनके अंडर में है और दूसरा कि भाई नाम किसका होगा,
बात ही रहती है अगर डेवलपमेंट होना है तो किसके नाम पे होगा। तो ठीक है, तो सोलर प्लांट लगा, एक सोलर प्लांट का प्रोजेक्ट आ रहा है सागर में, ठीक है, सागर, उज्जैन और शाहजहांपुर में। तो सोलर एनर्जी को भी देखो, सागर क्या है, सोलर प्लांट के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसको आपको असेंबल ही करना है। असेंबल आप कहीं भी कर सकते हो, अगर आप रोड ट्रांसपोर्टेशन सही कर दो और थोड़ा सा लेबर लॉस को इजी कर दो और आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करा दो इस टाइप से, तो ये असेंबलिंग इंडस्ट्री है एक प्रकार से सोलर प्लांट। तो इसको आप ना कहीं भी सेटअप कर सकते हो। तो एक इस पे अभी काफी पुश दिया जा रहा है कि चलो सोलर प्लांट से सही कुछ लोगों को रोजगार दिया जाए, ठीक है। तो सोलर प्लांट इन शाजापुर, उज्जैन एंड सागर, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल पार्क इन बगरौद एंड बेरसिया एंड भोपाल, और मेडिकल डिवाइस पार्क इन उज्जैन। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, लेटेस्ट में कुछ भी आ सकता है इसमें से ऑब्जेक्टिव में आपको। हाँ, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये देखो अगली साइड में डाला है शायद मैंने, ये आ गया ना, कहा गया, ये है आपका फ्लोटिंग, इस टाइप से बना रहा है, एक होगा यार, एक सेकंड। हाँ हाँ, ओमकारेश्वर में स्टेट गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है, 600 मेगावाट की कैपेसिटी है, सिग्निफिकेंट कैपेसिटी। हाँ, वो फ्लोटिंग नहीं है पर, हाँ ये फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग 600 मेगावाट एट ओमकारेश्वर। और ये शायद रीवा वाला क्वेश्चन तो लास्ट टू लास्ट ईयर आया भी है एमपीपीएससी में, सोलर पार्क हो, सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड। हाँ, तो यहाँ पर कितनी है, 600 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी, ओमकारेश्वर डैम की, मैं आ रहा है नर्मदा रिवर पे, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। हाँ हाँ, और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट ओमकारेश्वर, ठीक है, इस टाइप से आपका ये फ्लोटिंग टाइप का बनेगा, तैरता हुआ, ठीक है। ये आज के लिए खत्म करते हैं, मुझे आपको एक और स्लाइड एक्चुअली पढ़ानी थी, ये था एक मेन, अब जो एक टॉपिक था ना, जैसे मैं दिखा देता हूँ, कल पढ़ाता हूँ मैं, ये एग्रीकल्चर पे। अब मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए कि यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। ये जो स्लाइड्स है इसमें हम 3-4 क्वेश्चन एड्रेस कर लेते, बट अभी वो हो नहीं पाएगी। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में जो आए ना, और इस टाइप से आपको पूछे भी जा सकते हैं एग्रीकल्चर से, तो इस स्लाइड में काफी सारे एड्रेस हो जाते हैं। बट ठीक है, आज का टाइम हो गया है, हम मंडे को डिस्कस करते हैं ये, और फिर मंडे को आगे क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह थोड़ा सा देखेंगे, और इश्यूज इन एग्रीकल्चर इस टाइप से आगे बढ़ने वाले हैं हम, कि मेजर जो हमारा फोकस रहेगा ना, वो ये रहेगा कि व्हाट आर द इश्यूज प्लेगिंग दिस दिस सेक्टर, व्हाट आर द चैलेंजेस, एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, और इसी में फिर कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट योजना आ जाती है वो सब हम डाल के कंप्लीट करते आएंगे टॉपिक्स को इस तरीके से, ठीक है। तो चलो इकोनॉमी की क्लास में मिलते हैं 5 मिनट बाद, वो टाइम से शुरू कर देता हूँ, ओके, मंडे को मिलते हैं।